नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए ज्योग्राफी का आज हम लोग 4th चैप्टर पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अब तक हमने टोटल 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं इसके और आज हम चौथे चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चौथे चैप्टर का आप नाम यहाँ पे देख सकते हैं, मानचित्र, है ना? तो आइए मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब हमारे लिए ग्लोब काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी की केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, झीलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं, है ना? तो यहाँ पे मानचित्रों के बारे में बात हो रहा है। अब दोस्तों मानचित्र क्या होते हैं उसको यहाँ पे समझा रहा है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है ना? तो मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है ना? तो लेकिन क्या कह रहा है कि लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। आइए और आगे पढ़ते हैं। इसमें मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है ना? तो आपके स्कूल में या आपको पढ़ने के लिए एटलस का जरूरत पड़ता है। तो एटलस क्या होता है? जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है ना? तो आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के मानचित्र। दोस्तों पहला है भौतिक मानचित्र, है ना? तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है ना? तो पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, इन सबको जो दर्शाने के लिए मानचित्र का उपयोग होता है उन्हें हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। आप यहाँ पे एक भौतिक मानचित्र को देख सकते हैं। ये भारत का भौतिक मानचित्र है ना? तो इसमें आपको नदियां, पठार और बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। वहीं बात किया जाए दूसरे तरीके का मानचित्र का, तो आपको यहाँ पे राजनीतिक मानचित्र देखने को कह रहा है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। आप इसमें अलग अलग राज्यों को देख सकते हैं, है ना? उनके राजधानियों को देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे दो तरीके के मानचित्र हो गए, एक भौतिक, एक राजनीतिक। और आगे देखते हैं हमें किस तरीके के मानचित्र देखने को मिलते हैं। तीसरा है दोस्तों थीमेटिक मानचित्र, है ना? इसमें क्या बता रहा है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र तथा वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, है ना? इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो जो इस स्पेसिफिक टाइप के जो मैप होते हैं उनको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थीमेटिक मानचित्र जो कि एक वर्षा मानचित्र है ना? भारत का एनुअल जो रेनफॉल होता है उसका एक वर्षा मानचित्र है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने टोटल 3 तरीके के मानचित्र देखे हैं ना? भौतिक, राजनीतिक तथा थीमेटिक मानचित्र। तो ये तीनों को आप ध्यान रखिएगा कि तीनों में क्या भिन्नता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रहा दोस्तों कि मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा तथा प्रतीक, है ना? तो इन तीनों चीजों को हम लोग देखते हुए आगे मैप को समझेंगे और तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला घटक दूरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, है ना? यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त कर सकती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाने को चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिससे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल के 5 किमी को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी = 5 किमी।
इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, है ना? यहाँ तक समझा आपने? आइए और आगे देखते हैं इसमें। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किमी को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस फिगर को देखिए, एक गांव का मानचित्र है ना। तो आप यहाँ पे एक गांव का मानचित्र देख रहे हैं। किस तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें पैमाना आप देखें तो 1 सेमी क्या है, 10 मीटर के बराबर है ना। यहाँ पे आपको दुकान दिख रहा है, यहाँ पे विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, यहाँ पे फलुदान है और इस तरीके से रास्ता गया हुआ है। यहाँ पे आपको कुआं देखने को मिल रहा है। इस तरीके से विद्यालय को दिखाया गया है, खेल के मैदान को इस तरीके से दिखाया गया है, पेड़ को इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे सामुदायिक केंद्र है और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। तो इस तरीके से रास्ता भी इस तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से करीम अपने घर से निकल करके पोस्ट ऑफिस तक जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक गांव का मानचित्र है ना। आइए अब हम दूसरे घटक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि दूसरा घटक क्या है, दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, है ना। तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। तो इस तरीके से दिखाया गया है। और इसमें बता रहा है बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे आप उनको भी देख सकते हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, है ना। तो इन्हें देख सकते हैं आप। कह रहा है कि इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे दिक् सूचक देख सकते हैं, जिसको कि इंग्लिश में कंपास बोला जाता है ना। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कंपास, जिसको कि हिंदी में दिक् सूचक कहते हैं। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है ना। तो आपने कंपास देखा होगा, उसमें देखे होंगे कि इसकी जो इसमें जो सुई होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण साइड में ही होता है ना। हमेशा उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को ही दर्शाती है। आगे दोस्तों प्रतीक, है ना। जो तीसरा घटक है वो क्या है, प्रतीक है। हम लोग मैप में या जो मानचित्र होते हैं उनमें प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से किसी मानचित्र को समझ सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं और आगे इसमें दोस्तों हम लोग प्रतीकों का किस तरीके से मानचित्र में उपयोग करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमें रेलवे लाइन को दर्शाना होगा तो उसके लिए हम किस तरीके के प्रतीक यूज करेंगे, तो ये बड़ी लाइन के लिए इस तरीके का,
मीटर लाइन के लिए इस तरीके का तथा रेलवे लाइन के लिए हम लोग इस तरीके का प्रतीक का उपयोग करते हैं। अगर बात सड़कों की जाए तो पक्की सड़क तथा कच्ची सड़क 2 तरीके के सड़क मिलते हैं हमें। तो पक्की सड़क के लिए हम लोग इस तरीके के प्रतीक का उपयोग करते हैं तथा कच्ची सड़क के लिए इस तरीके के प्रतीक का उपयोग करते हैं। सीमा निर्धारण करना हो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं तथा राज्य की जो सीमा होती है उनको इस तरीके से और जिला की सीमा को इस तरीके से दिखाया जाता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल इन सबको अगर दर्शाना हो तो हम इस तरीके के प्रतीकों का उपयोग करते हैं उन्हें दर्शाने के लिए। आप मंदिर को इस तरीके से दर्शा सकते हैं, गिरजाघर को इस तरीके से, मस्जिद को इस तरीके से तथा छतरी को इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस के लिए इस तरीके से, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को इस तरीके से तथा पुलिस स्टेशन को इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। बस्ती तथा कब्रिस्तान को इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। वहीं पेड़ और घास को इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। इन तरीके के प्रतीकों का उपयोग करके हम लोग मैप में समझ सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिससे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। हमने ऊपर देखा था कुछ रूढ़ प्रतीकों को किस तरीके से हम लोग नहरों को दर्शा रहे थे, रेलवे लाइन को दर्शा रहे थे। यहाँ पे देखिए सुंदरपुर गांव और इसके आसपास के क्षेत्र है ना, तो ये सुंदरपुर का गांव और उसके यहाँ पे सुंदरपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, आप बसंतपुर देख सकते हैं, डुमरी देख सकते हैं। तो इस तरीके से कि इसमें किस तरीके के रूढ़ प्रतीकों का उपयोग किया गया है आप इसमें देख सकते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। ये सारी चीजें हमने देखी। नेक्स्ट है दोस्तों रेखा चित्र, है ना। तो आइए रेखा चित्र के बारे में पढ़ते समझते हैं। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बनाता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो मानचित्र होते हैं या आरेखन होते हैं, आरेख होते हैं, उनको हम लोग रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। दोस्तों एक लास्ट टॉपिक बचता है खाका, है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है ना। तो खाका क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई और एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है ना। तो आपने खाका के बारे में भी यहाँ पे समझा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है ना। हमने 4th चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। इसी तरीके से हम लोग आगे के चैप्टर भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।